तो ऑस्कर अवार्ड 2023 ये आपका बहुत चर्चा में है और मैं एक पूरी लिस्ट बताऊंगा, मुख्य मुख्य चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, हॉलीवुड का सबसे बड़ा अवार्ड है आपका, और इस अवार्ड की शुरुआत जो की गई थी, ये एक तरीके से हॉलीवुड का फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, जिसमें हॉलीवुड और विश्व की विभिन्न फिल्मों को लेकर के उनको जो है प्रशंसित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के लॉस एंजलिस में 12 मार्च 2023 को इसका आयोजन किया गया था। सबसे पहली बात, ये 95वां ऑस्कर अवार्ड था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और भारत के द्वारा जो इस बार ऑस्कर अवार्ड में एक सबसे बड़ा नाम है, निश्चित तौर पे उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए ऑस्कर अवार्ड से मैं आपकी शुरुआत कर रहा हूं। और हमारे लिए गौरव की बात है कि किस तरीके से दक्षिण भारत की फिल्मों के द्वारा और वहां के राइटर्स के द्वारा किस तरीके से जो है बेहतरीन स्तर का काम किया जा रहा है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी उनको प्रोत्साहन मिल रहा है, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है। इसकी शुरुआत जो है, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। थोड़ा सा यहां पे मैं कुछ आपको फैक्ट भी बता दूंगा। 16 मई 1929 को ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत हुई थी, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड का वैसे तो जो इसका ओरिजिनल नाम है वो है अकादमी अवार्ड, ठीक है। इन्हें द अकादमी अवार्ड के नाम से जानते हैं, और बाद में इसका नाम जो है ऑस्कर अवार्ड पड़ गया। तो ऑस्कर अवार्ड को लेकर के जो है एक एक करके मैं आपको डिस्कस करूंगा, चर्चा करूंगा, लिस्ट बता दूंगा। आप लोग एक बार लिस्ट को देख लीजिएगा। और भारत के लिए खास इसलिए रहा क्योंकि ट्रिपल आर का एक गाना था, ट्रिपल आर एक मूवी आई हुई थी, उसका एक गाना था नाटू नाटू। उस गाने को जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में उसको ऑस्कर अवार्ड मिला, तो इसलिए भारत के लिए इस साल बहुत खास था ऑस्कर अवार्ड। और ये आप देख सकते हैं, ये है आपका बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड ट्रिपल आर के नाटू नाटू ने जीता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, और निश्चित तौर पे जो है इससे पहले भी ऑस्कर अवार्ड में भारत के कई सारे जो है अवार्ड भारत को मिल चुके हैं। अब देखिए, यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा जो ऑस्कर अवार्ड विभिन्न कैटेगरीज में दिए गए हैं उनके बारे में आपको बता देता हूं। तो ये 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 है, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड 2023 है, जिसमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, ठीक है। ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड इनको गया है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, काफी बड़ा नाम है, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को ये मिला है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ निदेशक का जो अवार्ड मिला है वो मिला है डेनियल क्वान को, डेनियल क्वान तथा डेनियल स्कैनर्ट को। ये आप लिख सकते हैं, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड है, ठीक है। डेलियन क्वान और डेलियन स्कैनर्ट को मिला है, इनके द्वारा यही मूवी जो है निर्देशित की गई थी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। इसी मूवी के लिए इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड मिला है वो मिशेल योह को मिला है। किसको मिला है? मिशेल योह को। ये लिस्ट आपको थोड़ा सा याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन एक तो ये मूवी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। और डेनियल क्वान आपको याद आ जाएगा, दोनों डेनियल, दो डेनियल हैं इसमें। और मिशेल योह सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ये भी इसी मूवी में काम कर रही थी। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड, जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को, द व्हेल के लिए, ठीक है। किसके लिए? द व्हेल के लिए, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है हु क्वान को, ये भी आपका एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस मूवी के लिए मिला है हु क्वान को, ठीक है। सह अभिनेत्री बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का मिला है जेमी ली कार्टिस को, जेमी ली कार्टिस, ठीक है। इसके बाद बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग भारत को गया है अवार्ड, नाटू नाटू फिल्म ट्रिपल आर के लिए मिला है। निश्चित तौर पर ट्रिपल आर आप लोगों ने देखी होगी, बहुत शानदार मूवी है। और ये गाना तो क्या पूछना है इसको, है ना। दो मित्रों की कहानी है इसमें, और दो मित्रों की कहानी कैसे वो करप्शन से लड़ते हैं, भ्रष्टाचार से लड़ते हैं, है ना। एक मित्र आदिवासी समुदाय से आता है और दूसरा जो है शहर में जो है एक अधिकारी के तौर पे होता है, एक ऑफिसर्स के तौर पे रहता है। और फिर कैसे दोनों मिलकर के जो है एक करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो आप देखेंगे। नाटू नाटू बहुत शानदार मूवी है ना। और बड़े अच्छे से उसको फिल्मांकन किया गया है,
ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल पटकथा मतलब कि बेस्ट जो है स्क्रीन प्ले आपका यही मूवी है। एवरीथिंग मैक्सिमम अवार्ड देखेंगे तो आपको इसी मूवी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले जो आपका है रूपांतरित पटकथा है, विमेन टॉकिंग को मिला है ये, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ संपादित फिल्म बेस्ट एडिटेड फिल्म का अवार्ड भी आपको इसी मूवी को गया, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को। ये आपको देख लेना है, इसमें सबसे ज्यादातर चीजें इसी को मिली है। बाकी देखो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अब इतने सारी चीजें आप कितना देखोगे, ठीक है। मेन चीजें आप याद करोगे, नहीं तो फिर बाकी चीजें भी आप भूल ही जाओगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए इस बार ऑस्कर अवार्ड के लिए एस राजामौली की जो ये RRR थी, इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में अवार्ड मिला है। पहली बार भारतीय फिल्म को इस श्रेणी में अवार्ड मिला है, इससे पहले इस कैटेगरी में कोई भी अवार्ड नहीं मिला। इससे पहले आपको एक चीज और यहां पे बता दूं, RRR को गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिल चुका है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में अलग से एक सेशन में करा दूंगा आपको। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी RRR को अभी मिला है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय फिल्म द एलिफेंट विस्पर एक ये फिल्म थी, और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी इसने जीता है, ठीक है। द एलिफेंट विस्पर, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके ये है आपका सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्ति चित्र, इसको बोलते हैं शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, द एलिफेंट विस्पर। ये भी आपकी जो है इसको भी ऑस्कर मिला है, और ये भारतीय फिल्म है द एलिफेंट विस्पर, ठीक है। दूसरा आपको अवार्ड मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर रखिएगा। इसके प्रोड्यूसर जो है गुमीत मोगा थे, और डायरेक्टर इसके कार्तिकी गोलवांजिस थी। तो ये भी दो ध्यान रखना है, ठीक है। ये मतलब एक तरीके से इंडियन फैमिली को लेकर के इस मूवी में, इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है, जो एक हाथी के बच्चे को, अनाथ बच्चे को जो है गोद ले लेती है। फिर इंसान और हाथियों के बीच गहरे लगाव को दिखाया गया इस पूरी मूवी में। तो ये एक जो है आपका द एलिफेंट विस्पर, ये भी ध्यान रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ लघु वृत्ति चित्र को लेकर के एक अवार्ड आपका ये मिला है। तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी इंडियन फिल्म है, भारतीय फिल्म एलिफेंट विस्पर। इसको भी बेस्ट जो है आपका शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के तौर पे इसका अवार्ड मिला है, ये भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो ये एक आपका ये इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और डॉक्यूमेंट्री है ऑल बैट ब्रीथ, इसे डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए नॉमिनेटेड किया गया था, पर ऑस्कर अवार्ड इसको नहीं मिला है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेटेड हुई थी आपकी ऑल डेट ब्रीथ, ये डॉक्यूमेंट्री नॉमिनेटेड हुई थी, पर इसको जो है डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म के लिए ये नॉमिनेटेड की गई थी, बट इसको कोई भी अवार्ड नहीं मिला है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, क्लियर है, स्पष्ट है। तो भारत की दो जो है एक नाटू नाटू सॉन्ग और द एलिफेंट विस्पर, इन दोनों का अवार्ड मिला है, ध्यान रखिएगा। और बाकी मैंने आपको लिस्ट में बता ही दिया, ये जो ऊपर वाली लिस्ट है याद रखना है। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, कोशिश करिए कि साथ साथ आप इन चीजों को याद करते जाइए। मैं आपको इस तरीके से बता भी रहा हूं कि आप इन्हें याद करते जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है। मेरे साथ साथ चीजों को याद करते हुए चलिए, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है सभी को। चलो आगे चलते हैं अगले, ये तो ऑस्कर अवार्ड के बारे में कुछ जानकारी हो गई आपकी। अब आगे चलते हैं अगली न्यूज के बारे में। हाँ, अगली न्यूज आपकी ये रही, देख पा रहे हैं, भारत का विकास, ये है एक्सप्रेस वे। और एक्सप्रेस वे से ही आप जानिए कि भारत का विकास होगा। और ये एक्सप्रेस वे बहुत खास है क्योंकि ये है आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। अभी हाल ही में इसका अनावरण किया गया है, ठीक है। इसका प्रथम चरण जो है इस एक्सप्रेसवे का, उसका अनावरण किया गया है 12 फरवरी 2023 को। वैसे एक बार थोड़ा सा कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई है 1386 किलोमीटर, कितनी? 1386 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है, 1386 किलोमीटर टोटल। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। कितना? भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे, ठीक है। लेकिन अभी जो है
इसका पहला चरण पूरा कर लिया गया है और राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। दिल्ली से दौसा तक ये पहला जो है आपका बनाया गया है 246 किलोमीटर का, 246 किलोमीटर का दिल्ली से दौसा, ये जयपुर के पास है आपका, राजस्थान में पड़ती है जगह। दिल्ली से दौसा तक ये जो है आपका बनके रेडी हो गया और राष्ट्र को समर्पित भी कर दिया गया। 12 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको जो है इसका अनावरण किया गया था। तो एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेसवे आपका जब बन जाएगा पूरी तरीके से तो दिल्ली और मुंबई की यात्रा को ये मान लीजिए लगभग 12% की कमी आएगी और जहां यात्रा की अवधि 24 घंटे की होती थी 12 घंटे में आप मुंबई पहुंच सकते हैं दिल्ली से ही। बहुत बड़ी बात है, मतलब कि 12 घंटे 50% के समय की बचत होगी और यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। एक बार थोड़ा सा मानचित्र में आपको दिखा देता हूं। यह एक्सप्रेसवे 6 राज्यों से होकर गुजरेगा। 6 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आपका दिल्ली है, दूसरा हरियाणा है, ठीक है। यहां पे देखिए दिल्ली से निकलेगा, दिल्ली फिर हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान में प्रवेश कर जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से से भी ये, ठीक है, इसका मध्य प्रदेश से भी जुड़ाव करेंगे तो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। ये आपका टोटल 6 राज्यों से इसका जुड़ाव होगा इस एक्सप्रेसवे का, ठीक है। और यह एक्सप्रेसवे कोटा को, इंदौर से होकर के भी ये जाएगा। कोटा, इंदौर, जयपुर, भोपाल, बड़ोदरा, सूरत जैसे प्रमुख शहरों को ये जोड़ेगा एक्सप्रेसवे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए अभी पिछला जो बजट आया था ये बजट भी आया, पीएम गति शक्ति के बारे में आपको पता है कि भारत में एक बड़े स्तर पे, चाहे वो रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे बंदरगाह हो, चाहे वायुयान हो, एक बड़े स्तर पे क्या करना है, इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमें पीएम गति शक्ति के तहत एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो उसके तहत ही ये आपका प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, उसके तहत ही जो है डेवलप किए जा रहे हैं भारत में। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका पहला चरण पूरा हो गया इस एक्सप्रेसवे का। यहां पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। पहला चरण आपका दिल्ली से दौसा लॉलसेट खंड तक ये आपका 246 किलोमीटर तक राष्ट्र को दे दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और निर्माण की लागत जो आई है उसकी 12,150 करोड़ रुपए की आई है ये, ठीक है। और दिल्ली से जयपुर की यात्रा आपकी 3.5 घंटे में पूरी की जा सकती है। 3.5 घंटे में। मैं 2 बार अभी इस एक्सप्रेसवे में यात्रा कर चुका हूं, ठीक है। बड़ा शानदार बना है, मतलब आप सोचेंगे भी, बहुत बड़े स्तर पे ग्रीन बेल्ट बनाई गई है बीच में, सेंटर में, और बहुत अच्छा है। 4 लेन इधर, 4 लेन इधर, लगभग 8 लेन का हाईवे है, ठीक है। तो अपने आप में जैसे जो अनुभव ये यमुना एक्सप्रेसवे में आपका होता है वैसे ये वाला एक्सप्रेसवे शानदार है, ठीक है। और बड़े अच्छे से अभी बनाया गया इसको। तो ये आपका टोटल जो है 1386 किलोमीटर का है। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनेगा ये आपका। और दिल्ली से मुंबई की यात्रा में 12 घंटे की अवधि में पहुंच पाएंगे, अभी तक 24 घंटे लगते थे, ठीक है। ये है आपका, ध्यान रखना है। चलिए, तो अभी इसी दौरान जब 12 फरवरी को प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्र को समर्पित किया तो इसी दौरान 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का भी आधारशिला रखी, और यह भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर बहुत चर्चा की है, बहुत ज़्यादा चर्चा की है, मतलब इस बार इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके बहुत आने वाले हैं, भरमार होने वाली है। तो भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, कह सकते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में होने जा रहा है। सभी जानते हैं, ये लोग खूब चर्चा में है इस समय, लगातार बहुत सारी बैठकें हो रही हैं, है ना। तो G20 शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है 25, आपको पता है G20 शिखर सम्मेलन आपका ये एक संगठन है और इस संगठन की स्थापना 25 सितंबर 1999 को की गई थी। कब की गई थी? 25 सितंबर 1999 को की गई थी। इसमें विश्व के सभी महत्वपूर्ण देश हैं। इसमें डेवलप्ड इकोनॉमी तो हाई ही है, साथ ही साथ डेवलपिंग इकोनॉमी भी सारी हैं, ठीक है। तो विश्व के सबसे महत्वपूर्ण मंचों में से एक है और इसमें भारत भी एक अहम हिस्सा है और भारत में होने जा रहा है ये। तो इसकी स्थापना आपका एशियाई वित्तीय संकट की स्थिरता लाने के उद्देश्य से की गई थी, क्योंकि उस समय पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को इस समय बहुत ज़्यादा 1999 के दशक में वित्तीय अस्थिरता का सामना करना पड़ा था। उसी के उद्देश्य से G20 बनाया गया था। अब देखो इसका अल्टीमेट गोल क्या है इस पूरे संगठन का। इसका गोल है, इसका मुख्य उद्देश्य है आर्थिक देशों, जितने भी विकासशील देश हैं,
जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमी है वहां पे आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना, और साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसा मुद्दा, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा, राजनीतिक मुद्दों पर विचार विमर्श करना, वहां पे आपसी सहयोग देना, एक दूसरे के लिए सपोर्ट करना। तो इस समय ये बहुत चर्चा में ये लोगो है जो भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और एक बार मैं थोड़ा सा यहाँ पे G20 में देशों के नाम बता देता हूं, कौन कौन से देश हैं, एक बार देख लीजिए। एक तो अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, रूस है ना। एक बार क्रम से ऐसे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। टोटल 20 देश हैं, G20 के नाम से ही फेमस होता है। तो 19 देश और यूरोपीय संघ दोनों को जोड़ लेते हैं, 19+1 है ना, सब G20 में। तो अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, तुर्की, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, कोरिया गणराज्य और यूरोपीय संघ। ये देश है टोटल 20। आपको ये ध्यान रखना है, इसका एक ये मानचित्र देख लीजिए, इससे आपको आइडिया लग जाएगा। इसमें देखो सभी G7 कंट्रीज सम्मिलित हैं। G7 में 7 कंट्रीज आती हैं, G20 में भी सम्मिलित हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। ये आपका पहले G8 हुआ करता था, लेकिन रसिया को इन्होंने 2014 में एग्जिट कर दिया था क्रीमिया विवाद के कारण से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्रीमिया विवाद के कारण से रसिया को अलग कर दिया था इन्होंने, और इस कारण से जो है आपका अभी G7 है ये। और ये बाकी कंट्रीज हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, यूरोपीय यूनियन, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, टर्की। तो ये कंट्रीज हैं आपको। और देखो G20 आपका शिखर सम्मेलन सितंबर में होना है ना, सितंबर पे होना है। यह है 18वां G20 राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन, 9 से 10 सितंबर के बीच में होना है आपका 2023 में। कहां होगा? नई दिल्ली में होगा। जगह का नाम ध्यान रखिएगा, नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन होगा। कहां होगा ये शिखर सम्मेलन? नई दिल्ली में। ये भी लिख लीजिए, नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन होगा। अब देखो इस शिखर सम्मेलन को लेकर के अब बड़े स्तर पे, मंत्री स्तर पे क्या हो रहा है, आपस में बहुत सारे जो है G20 की अभी से ही कार्य समूहों की वो हो रही हैं। देखिए ये है, आपको देखिए अभी आप देख रहे होंगे, लगातार चर्चा में आ रहा होगा कि पर्टियन कार्य समूह की पहली बैठक हो गई, आयोजित हो गई। तो G20 की अध्यक्षता को लेकर उससे पहले बहुत सारे जो मंत्री स्तर की बहुत सारी बैठकें होती हैं वो हो जाती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें जो रणनीति बनती है उन्हीं को आगे डिस्कस किया जाता है। तो अभी G20 पर्टियन कार्य समूह की पहली बैठक 2023 में हो गई, 7 से 9 फरवरी 2023 को हुई थी। इसमें पर्यटन, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्टार्टअप, तो मंत्री स्तर पे ये चर्चाएं चालू हो चुकी हैं। कक्ष के रन पे ये हुई थी आपकी। तो इसमें भारतीय पर्यटन, आतिथ्य क्षेत्र, वैश्विक निवेश आदि को आकर्षित करने के उद्देश्य से कि हरित पर्यटन हो, डिजिटलाइजेशन हो, कौशल विकास हो, पर्यटन से संबंधित जो है MSME सेक्टर को लेकर के काम किया जा सके। तो ये समझिए बहुत बड़ी बात है। मतलब अब भारत में बड़े स्तर का निवेश भी आएगा, भारत में बड़े स्तर की चीजें भी आपकी यहां पर, और एक उपलब्धि के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद अभी दूसरी जो बैठक हुई है वो पर्यावरण, जलवायु निरंतरता से संबंधित कार्य समूह की बैठक हुई है ना, ECSWG की। तो ये G20 के तहत अध्यक्षता हुई थी, 9 से 11 फरवरी को बीच में हुई है। और इस मुद्दे पर जैव विविधता से जुड़ी हुई चीजें, समुद्री प्रदूषण, मैग्रोव वन, कोरल रीफ आदि के संरक्षण से जुड़ी हुई चीजें। तो इसमें G20 19 सदस्य देश, यूरोपीय संघ 142 से अधिक प्रतिनिधियों के द्वारा इसमें सम्मिलित किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अभी बहुत सारे कार्य समूहों की लगातार क्या होगी, बैठक होगी। और जो भी बैठक होगी उस बैठक में लगातार उसी बैठक की परिणति जो है, जब आपकी 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन होगा, उसी में इन्हीं मुद्दों पर जो है शिखर सम्मेलन मतलब राष्ट्रीय स्तर तक में चर्चाएं होंगी। ठीक है, तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसका कोई स्थायी सचिवालय नहीं है G20 का, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। अब G20 के बारे में चर्चा में क्यों है, क्योंकि 2023 में भारत में पहली बार जो है G20 की मेजबानी भारत सरकार करने जा रही है। 9 से 10 सितंबर के बीच में आयोजित होगा।
1 दिसंबर 2022 को भारत ने इस सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की थी। इससे पहले जो है इंडोनेशिया के पास, मतलब इंडोनेशिया 2017वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया ने कराया था। तो अब ये 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास इसकी जो है अध्यक्षता रहेगी G20 की। अब देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये G20 का लोगो है भारत के द्वारा, भारत 2023 इंडिया, ये लोगो आपका जारी किया गया है। इस लोगो में टोटल 4 रंग है, 4 रंग इस लोगो में दिखता है आपका। एक तो केसरिया रंग है हमारे जो झंडे का है, केसरिया के अलावा सफेद कलर है, सफेद कलर आप देख रहे हैं, नीला कलर है और साथ में हरा कलर है। ठीक है, तो भारत के रंग के साथ साथ नीला कलर भी है। और इसमें भारत के राष्ट्रीय पुष्प कमल को दिखाया गया है, कमल को पृथ्वी ग्रह के साथ प्रस्तुत किया गया है। देखिए अर्थ है आपकी ग्लोब है, तो पृथ्वी ग्रह के साथ यहां पे इंडिया को दिखाया गया है और साथ में ये राष्ट्रीय पुष्प कमल है, आपका राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है, तो ये भी आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से किस प्रकार से बहुत सारी चुनौतियों के साथ भारत जिस तरीके से विकास कर रहा है, जीवन के प्रति भारत की पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण को दिखाता है। कमल एक तरीके से एनवायरनमेंट का प्रतीक है, पर्यावरण का प्रतीक है, और कैसे वो पृथ्वी में जो है भारत का क्या योगदान है पर्यावरण को लेकर के, इसको भी ध्यान में रखना है। देवनागरी में यहां पे नीचे भारत लिखा हुआ है, भारत 2023, ये भी ध्यान रखना है। तो ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इंडिया हिंदी भाषा की पहचान को भी दिखाता है। ठीक है, किसी भी देखिए लोगो बहुत बड़ी चीज होती है, लोगो एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहां पे देखिए इसको अर्थ के इन्वायरमेंट से जोड़ा गया है। इस पूरे लोगो को आप देखेंगे ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, लोगो पर्यावरण को दिखाता है। ठीक है, भारत किस तरीके से योगदान कर रहा है। और दूसरा यहां पे हिंदी भाषा में चूंकि भारत लिखा हुआ है तो ये हिंदी को पहचान को दिखाता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या। ठीक है, और इस वर्ष का लोगो भारत के विकास को, डेवलपमेंट को दिखाने का प्रयास करता है। G20 की अध्यक्षता का विषय भारत के द्वारा जो उसकी विदेश नीति है वसुधैव कुटुंबकम, इसको रखा गया। इसकी जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य, यानी कि जो हमारी विदेश नीति का मूल सार है उसको ही यहां पर दिखाने का प्रयास किया गया है। 2023 के G20 शिखर सम्मेलन में बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस और नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, इनको आमंत्रित किया जाएगा, आमंत्रित देश के तौर पे होंगे। एक बार फिर से लिस्ट बता रहा हूं, बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, ओमान, नाइजीरिया, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात, ये कंट्रीज क्या है, विशेष आमंत्रित कंट्री हैं, इसको विशेष आमंत्रण इनको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए 2023 का जो ये G20 शिखर सम्मेलन है, देखिए आपको एक बार थोड़ा सा मैं यहाँ पे रफली G20 का इंपॉर्टेंस बता देता हूं कि ये 20 देश साधारण देश नहीं है। यदि आप देखेंगे तो पूरे विश्व की टोटल पॉपुलेशन का 60% यहाँ पे निवास करता है। पूरे विश्व का 79% ट्रेड यही कंट्री करती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा डेटा है। पूरे विश्व की 84% अर्थव्यवस्था इन 20 देशों के पास है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा डेटा है। और टोटल कार्बन एमिशन का 79% तो यही करते हैं अकेले, ये जो 20 कंट्रीज हैं। मतलब आप सोचिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन का 65%, वर्ल्ड ट्रेड का 79%, वर्ल्ड इकोनॉमी का 84% और वर्ल्ड कार्बन एमिशन का 79% इनका आपस में क्या है। ठीक है, ये एक अपने आप में एक बड़ी बात है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अब देखिए G20 की अध्यक्षता हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत एक विश्व नेता के तौर पे उभर रहा है, इस समय एक लीडर के तौर पे उभर रहा है। और कोविड महामारी के दौरान जिस तरीके से भारत ने जरूरतमंद देशों की स्वास्थ्य सुविधाओं का ध्यान में रखा, उन्हें वैक्सीन उपलब्ध कराई, भारत एक वैश्विक नेता की भूमिका के तहत उभर के सामने आया, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पे देखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे G20 शिखर सम्मेलन में इसीलिए भारत को अध्यक्षता भी मिली है। ठीक है, अब देखिए भारत में अब G20 की कई बैठकों का आयोजन किया जाएगा, बैक टू बैक, अभी जब तक सितंबर तक नहीं हो जाएगा, खूब आयोजन होंगे। लगातार आप चर्चा में आयोजनों को सुनोगे, मैं आपको डिस्कस भी कर दूंगा, मैं आपको बता भी दूंगा। तो भारत में विभिन्न राज्यों में G20 की कई बैठकों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें जम्मू कश्मीर भी सम्मिलित है, जम्मू कश्मीर की भी चर्चा होगी। वैश्विक स्तर पे हम ये संदेश दे पाएंगे कि आजादी के समय से ही जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है, अभिन्न अंग रहा है,
और साथ ही भारत दुनिया को अपनी सभ्यता, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को बता पाएगा, उससे परिचित करा पाएगा। इसलिए भी हमारे लिए G20 शिखर सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के आप भी ध्यान रखिएगा इस चीज को। G20 के आयोजन के जरिए भारत अपनी आर्थिक, तकनीकी, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रगति का भी प्रदर्शन कर पाएगा, जिससे विश्व के कई देशों का भारत को लेकर जो नजरिया है वो बदलाव होगा उसमें। इसलिए G20 शिखर सम्मेलन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि भाई ये G20 शिखर सम्मेलन तो हर देश में होता है ना, लेकिन ये हमारे यहां पहली बार पे हो रहा है। अभी जो विभिन्न बैठकें होंगी उनमें से कुछ बैठकें जम्मू कश्मीर में होंगी। इससे जम्मू कश्मीर का महत्व इंटरनेशनल, इस पूरे मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण इस तरीके से हो जाए कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, और इसका अंतरराष्ट्रीयकरण जिस तरीके से दुष्प्रचार पाकिस्तान करता है, उस दुष्प्रचार को हम यहां पे समाप्त कर पाएंगे विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की, विश्व के जिम्मेदार देशों के सामने। तो यह भी हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए, इस समय भारत में बड़े स्तर पे औद्योगिक प्रगति की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। स्टार्टअप क्षेत्र में भारत बहुत तेजी से काम कर रहा है। भारत में बहुत सारी कंपनियां, यूनिकॉर्न कंपनियां बन रही हैं। अभी 100 से ज्यादा संख्या हो चुकी है यूनिकॉर्न की। तो इस आयोजन के तहत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को अपने यहां निवेश करने के लिए भारत जो है आकर्षित करेगा। चूंकि अब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, हमारे यहाँ पे नए स्टार्टअप चालू हो रहे हैं, तो उनके तहत इन्वेस्टमेंट भी भारत में आ पाएगा। साउथ ईस्ट एशिया में भारत अपना फोकस बढ़ाना चाहता है, इसलिए भारत जो है वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर भी काम करेगा और इनमें आगे बढ़ने की दिशा में भी लगातार प्रयास करेगा। लेकिन देखिए, बहुत सारी चुनौतियां हैं इस समय। आपको पता है कि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है और G20 का एक महत्वपूर्ण सदस्य रूस भी है। ऐसे में भारत के लिए बहुत, चूंकि देखिए रूस हमारा मित्र रहा है, और ऐसे में आपको पता है कि कोई भी हम निर्णय लेंगे, अभी G20 शिखर सम्मेलन में इसका मुद्दा उठेगा ही उठेगा, मतलब हर बार उठता है। तो इस बार हो सकता है कि युद्ध बंद करने को लेकर के, युद्ध को लेकर जो क्षतिपूर्ति हुई है उसको लेकर मुद्दा उठाया जाए। अभी पुतिन को अरेस्ट करने को लेकर के बड़ी खबर चल रही है कि अरेस्ट हो जाएंगे पुतिन यदि G20 में आएंगे। ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन आप समझिए कि यूक्रेन युद्ध जो हो रहा है ना, इसमें रूस के साथ भारत जो है, कभी भी ऐसा नहीं कि रूस का साथ छोड़ेगा, लेकिन भारत को काफी संवेदनशील तरीके से सोचने की जरूरत है, निर्णय लेने की जरूरत है कि कोई इस चुनौती का समाधान निकल सके। और भारत इस चुनौती का समाधान निकालने में यदि कामयाब हो जाता है, भारत में इस बार G20 शिखर सम्मेलन में यदि रूस यूक्रेन युद्ध को बंद कर देता है, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आप समझ लीजिए, उससे पहले हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। यदि G20 शिखर सम्मेलन में यदि भारत इस युद्ध को रुकवा देता है, और तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो एक मुद्दा रूस यूक्रेन युद्ध है बहुत बड़े स्तर पे। दूसरा मुद्दा है वैश्विक स्तर पर कई देशों में आंतरिक अशांति बढ़ रही है। जैसे अफगानिस्तान की बात देख लीजिए, श्रीलंका की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, आप बांग्लादेश की हालत देख लीजिए। खाद्य वस्तुएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, ऊर्जा बहुत तेजी से बढ़ रही है, फर्टिलाइजर, प्राकृतिक गैस, तेल, इनके रेट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इन देशों में इनकी लगातार कमी हो रही है। ये तो छोड़िए, वहां तो सब्जी नहीं है, दूध नहीं है, बेसिक चीजें नहीं है। तो पूरी दुनिया महंगाई के दौर से गुजर रही है, और ऐसे में भारत के सामने एक बड़ी चुनौती होगी कि इस तरीके की मुद्रास्फीति से किस प्रकार से निपटा जा सके। जो ये चुनौती बन गई है इन्फ्लेशन की, मुद्रास्फीति को, इससे कैसे निपटा जा सके, तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है। इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रही है। आर्थिक मंदी चल रही है। आज अमेरिका के बारे में आपको पता होगा कि अभी हाल ही में 2 बैंक जो है वहां के कोलैप्स हो गए हैं। यूरोप में भी आर्थिक मंदी की स्थिति बनी हुई है। तो भारत के सामने एक बड़े चैलेंज है, बड़ी चुनौती है कि G20 देशों के सहयोग से कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से रिवाइव किया जा सके, ताकि पूरी दुनिया को फायदा हो। ठीक है, अभी इस समय दुनिया भर के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं, सभी ने ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। ठीक है, ब्याज दरों को बढ़ा देने के कारण से जिन लोगों ने बड़े स्तर पर कर्जा ले रखा था, उनके ऊपर काफी आर्थिक दबाव आ गया है। बहुत सारे देश हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो कर्जदार थे। तो G20 में मतलब इस मुद्दे को भी शामिल किया जाए और उनको कैसे संकट से निकाला जाए, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमेशा बना रहता है वो है जलवायु परिवर्तन का। जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए प्रतिवर्ष सभी देश अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। बहुत सारे देश इस दिशा में सब्सिडी भी देते हैं, सहायता भी देते हैं।
बहुत सारे देश कार्बन उत्सर्जन में कमी होने की जगह पे बहुत सारे देशों में बढ़ोतरी भी हो रही है। ऐसे में जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे पर भी भारत का स्टैंड और भारत के G20 शिखर सम्मेलन में इस बार जो उसके समाधान की दिशा में कार्य होगा वो भी भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो ये आप सभी के लिए आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं कितने मुद्दे आपको यहां पे गिनाऊं, ये सारे मुद्दे इस बार जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो G20 की अध्यक्षता करना पहली बात भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। साथ ही पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पे हैं कि जो ये चुनौतियां हैं क्या भारत इनको निपटा पाएगा। ऐसी कौन सी रणनीति हम अपनाएंगे जिससे पूरी दुनिया की राजनीतिक और आर्थिक विकास हो सके, पूरे दुनिया में शांति का माहौल हो सके। G20 की अध्यक्षता करना जितना हमारे लिए महत्वपूर्ण है उतना चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन भारत एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां कई मुद्दों को हम एक दृष्टिकोण, उनमें एक विजन रख सकते हैं, कई सारे जो है प्रॉब्लम्स का सलूशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से भारत दुनिया में एक नई छवि बना पाएगा, है ना। तो G20 से जुड़ी हुई कई सारी बातें मैंने आपको बताई। मुझे निश्चित तौर पे यह लगता है कि आपको G20 शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई कई चीजें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट सेशन पे हम आगे के टॉपिक को उठाएंगे।